देखिए भैया, लास्ट क्लास में मतलब जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था, बाकी का जो बचा पार्ट था, तो अ, मतलब एनसीईआरटी के टॉपिक में नहीं दे रखा है ये, ठीक है। लेकिन अंदर दे रखा है एनसीईआरटी के, ठीक है, मतलब है सिलेबस में। तो देखिए, आसान टॉपिक है, कुछ ज्यादा दिक्कत की वाली बात नहीं है। यहाँ पे पहला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, वैसे इसका मेन नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस, तीन चीजें लिखी हैं आपकी। होता क्या है? तो भैया देखिए, अगर किसी सरफेस पर कोई एनर्जी आके गिर रही है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है आपकी? क्यू है, ठीक है। ये इस क्यू के गिरने पर कुछ पार्ट क्या हुआ, इस सरफेस के द्वारा, इसके सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया गया। कुछ पार्ट क्या हुआ, इस सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो पार्ट क्या था, Q3। और Q2 पार्ट को क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया, मतलब इसके आर पार निकल गई, ठीक है। तो ये जो Q है, ये किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। और अगर मैं इस Q को उधर ले आता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और सबके नीचे आ गया। जब आप Q1 अपॉन में Q लिखते हो, या Q2 अपॉन में Q लिखते हो, या Q3 अपॉन में Q लिखते हो, तो आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये Q1 क्या है, Q1 कौन सा पार्ट है, जो इस बॉडी ने क्या किया भैया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। क्या कहते हैं इसे, रिफ्लेक्टेंस। Q2 कौन सा पार्ट है, जो इस बॉडी ने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रांसमिटेंस, या रिफ्रैक्टेंस भी कहते हैं। ट्रांसमिटेंस कह तो ज्यादा आसान है, ठीक है। और Q3 पार्ट जो है, वो पार्ट है जो एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टेंस, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्प्टेंस, सबका सम क्या आता है, 1 आता है। और ये अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है। कई बॉडी होती है जिनके केस में केवल एब्जॉर्प्टेंस ही होता है, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस होता ही नहीं है, ठीक है। कई बॉडी होती है जो रिफ्लेक्टेंस ही होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। मिरर हो गया आपका एग्जांपल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं एनर्जी, बोलता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं कुछ केसेस की बात करूं, ठीक है, जैसे बात कही जाए भैया, ऐसी बॉडी जो ट्रांसमिट ही नहीं करती, जो अपने अंदर से कोई रेडिएशन को ट्रांसमिट ही नहीं करती, तो उसका ट्रांसमिटेंस क्या हुआ, 0 होगा। उसके पास केवल रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्प्टेंस रहेगा, जिनका सम क्या आना है, वही बनाना है, ठीक है। क्लियरली इफ आर इज मोर, आर ज्यादा होगा, मतलब रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस क्या होगा, ये सब क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। ये और जो कम एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एंड बैड रिफ्लेक्टर होती है, तो वो क्या होगी, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होगी। बैड ऑब्जर्वर्स एंड बैड रिफ्लेक्टर्स आर गुड, क्या लिख रखा है, नहीं बस समझ लो, मैं बताने आ रहा हूं क्या कह रहा हूं। इसमें जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, वो कम ट्रांसमिट और कम अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मतलब तीनों में से कोई एक ज्यादा हो जाएगा, तो बाकी दो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे यही कह रहा है कि भैया एक बॉडी है जिसका रिफ्लेक्टेंस क्या है, 0 है, तो उसका ट्रांसमिटेंस क्या होगा, और 0 होगा, तो भैया उसका कुल एब्जॉर्प्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज 0 है। अच्छा, ऐसी बॉडी बहुत रेयर होती है, इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं, ये केवल अपने ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स यूज की गई है, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिव पावर, ठीक है। ध्यान रखना, इनमें थोड़ा डिफरेंस करना, क्योंकि एक जैसी लगते हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर होती है कि किसी सरफेस पे कुछ एनर्जी गिर रही है, और वो सरफेस उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। बाकी और पार्ट कुछ भी कर रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये इनगिरी एनर्जी है और ये एब्जॉर्ब एनर्जी है, ठीक है। तो अगर टी टाइम में, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पर, टाइम कितना है, 1 सेकंड, एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, उतनी देर में टाइम कितना है यहां पर, 1 सेकंड, और एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब गिरने वाली एनर्जी में से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर। अगर गिरने वाली एनर्जी में से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसका मतलब सरफेस की एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। और गिरने वाली एनर्जी में से एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया था, तो इसका मतलब उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, कम है। तो यही लिखा हुआ है,
इट इज फॉर अ गिवन वेवलेंथ, मतलब पर्टिकुलर लाइट के लिए, ठीक है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम में, जितने फिक्स टाइम में जो भी रेडिएशन को सरफेस एब्जॉर्ब कर रही है, अपॉन में टोटल एनर्जी इंसिडेंट इन द सेम टाइम, उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ऑब्जर्व कर रही है उतने टाइम में कितनी एनर्जी गिरी है। मान लीजिए 2 सेकंड की बात कर रहा हूं, 2 सेकंड में 100 जूल एनर्जी गिरी है, कितनी गिरी है, लेकिन उसने कितनी ऑब्जर्व करी है, 50 जूल, तो उसकी ऑब्जर्वेटिव पावर क्या होगी, उतने टाइम क्या होगी, 50 बटे में 100। समझ गए क्या, इंसिडेंट एनर्जी 100 जूल बोली ना मैंने, कितनी इंसिडेंट हुई है, 100 बोला था, मतलब मान लो इंसिडेंट आपकी 200 जूल है और उसमें एब्जॉर्ब कितनी गई, 50 जूल, ठीक है, गिरने में भी टी टाइम था और एब्जॉर्ब करने के लिए भी मैंने टी टाइम दिया, तो इसमें एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, 50 बटे में 200, यानी 1 बटे में 4। अच्छा, तो ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी, इसलिए इसकी ना तो यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होता है, तो इट इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया, एमिसिव पावर, ध्यान रखना, एमिसिव पावर, ये जो ये वाली टर्म है थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एमिसिव पावर क्या होती है, देखिए जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है ज्यादा रेडिएशन को, देखिए एक तो रिफ्लेक्ट करना होता है, एक एब्जॉर्ब करके एमिट करना होता है। देखिए मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता। एमिशन वही बॉडी कर सकती है जो पहले एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद टेम्परेचर उसका राइज होता है, उसके बाद एनर्जी को क्या करती है, रेडिएट करती है। जैसे ब्लैक होल हो गया, या आप किसी भी चीज को गर्म कर रहे हो, उसका टेम्परेचर राइज हुआ, उसके बाद फिर उसके अंदर से क्या हुई, रेडिएशन निकल रही है, तो इसे कहते हैं एमिशन। रिफ्लेक्शन और एमिशन दोनों अलग अलग चीज है। रिफ्लेक्शन के केस में सीधा एनर्जी आती है, बाउंस बैक करके चली आती है वापसी, ये रिफ्लेक्शन होता है। एमिशन क्या होता है, एनर्जी आती है, एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर बॉडी उसके बाद एनर्जी को क्या करती है, रेडिएट करती है, इसे कहते हैं भैया एमिशन। क्या कहते हैं इसे, तो अब देखिए भैया एमिसिव पावर क्या है। तो एमिसिव पावर क्या है, कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में, कितने टाइम में, पर यूनिट बोलूंगा तो 1 सेकेंड, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया बोलूं तो 1 मीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी को एमिट करती है, कितनी एनर्जी को बाहर निकालती है, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, एमिसिव पावर कहते हैं। क्या एमिसिव पावर, द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एमिसिव पावर। समझ गए भैया, यहां लिखा हुआ है द एमिशन पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड एट अ गिवन वेवलेंथ। गिवन वेवलेंथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया यहाँ पे कलर भी फिक्स है, लाइट की रेडिएशन फिक्स है, रेड कुछ और एमिशन होगा, वायलेट का कुछ और एमिशन होगा, तो इसलिए ध्यान रखना, इसने टाइम भी फिक्स कर दिया और वेवलेंथ भी फिक्स कर दिया, मतलब कलर भी फिक्स कर दिया है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑफ अ गिवन वेवलेंथ, ठीक है, जो बॉडी एमिट कर रही है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया से, ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, एमिसिव पावर। जो ज्यादा करती है उसकी एमिसिव पावर क्या है, ज्यादा होती है, जो ऐसा कम कर पाती है उसकी एमिसिव पावर क्या होती है, कम होती है। कह रहा है भैया ये कई फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए द एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एमिशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चाहे कोई ठंडा करना होता है तो आप प्लेट में जल्दी ठंडी होगी, गिलास में ज्यादा ठंडी होगी, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है प्लेट में, तो वहां पे एमिशन क्या हुआ, लाइट, ठीक है, ज्यादा हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एमिशन भी क्या होगा, तेज होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो एमिशन क्या होगा, स्लो होगा। और उसके बाद कह रहा है नेचर ऑफ द सरफेस, किस तरह की सरफेस है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। आगे बढ़े, और इसकी यूनिट होती है, क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, पर यूनिट टाइम क्या होगा, सेकंड की पावर -1 पर यूनिट बोलो, और पर यूनिट एरिया बोल रहा हो तो मीटर की पावर, ये इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट। अच्छा, जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं इसे, ठीक है, एसआई यूनिट ध्यान रखना। एमिसिविटी, अब ये एमिसिविटी क्या है, एमिसिव पावर अलग है, एमिसिविटी अलग है। अब एमिसिविटी क्या है, तो एमिसिविटी भी क्या है, एमिसिव पावर का रेशियो है, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ऊपर कौन सी रखना है, जिस बॉडी की बात कर रहा हूं, डिवाइड बाय ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो उसकी एमिसिविटी क्या है, 1 है, जो बहुत जितनी एनर्जी को रेडिएट करती है उतना एनर्जी को क्या करती है, बाहर निकाल देती है।
तो जो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब जितनी पड़ रही है उसके ऊपर सबको एब्जॉर्ब भी कर ले, और उसके बाद जब टेम्परेचर राइज हो तो धीरे धीरे करके सबको निकाल भी दे। इसे क्या कहते हैं भैया? ब्लैक बॉडी कहते हैं। आगे आप पढ़ोगे भी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है एमएसी पावर क्या है, एमिसिविटी, सॉरी एमिसिविटी को पहली बात तो देखिए इससे लिखते हैं, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। तो लिखा हुआ एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ, बात तो ही होगी ना, रेडिएशन या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वही तो हो गया। अब यही तो बताता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या होता है, एमिसिव पावर। तो ये डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। इसका रेशियो क्या होता है भैया? एमिसिविटी होता है। तो एमिसिविटी क्या है? एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पीबीबी। मतलब कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नहीं करता। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है, तो इसकी भी एसआई यूनिट नहीं होने वाली है, इसका भी डायमेंशन नहीं होने वाला है। अच्छा, अगर ये बॉडी की बाकी सबकी बात करूं तो ध्यान रखना कि जो एमएसी पावर होती है किसी भी बॉडी की, ठीक है, वो हमेशा कम होती है एमएसी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, हमेशा परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमएसी पावर क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, और बाकी और बॉडी की उससे कम होती है, ठीक है। तो एमिसिविटी की वैल्यू जाहिर सी बात है क्या होगी? ये ऊपर कम है नीचे ज्यादा, तो एमिसिविटी की वैल्यू क्या होगी? हर बॉडी के लिए एक से क्या होगी? कम आएगी, एक से कम आएगी, लेकिन जीरो से क्या होगी? ज्यादा आएगी। दूसरी बात ये समझिए कि भैया अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की ही मैं एमिसिविटी पूछ लूं तो इस बॉडी की जगह पे क्या आएगा? इस बॉडी की, देखिए मैं एमिसिविटी किसकी पूछ रहा हूं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। तो ऊपर भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, नीचे भी, दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा? वन। यानी एमिसिविटी की वैल्यू क्या होती है? एक से कम या एक के बराबर, एक के बराबर होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, एक से कम होती है बाकी और बॉडी के लिए, बाकी जीरो से इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे जिसकी एमिसिविटी जितनी कम होगी वो चीज उतनी देर तक गर्म रह सकती है, ठीक है। समझिए समझिए, तो इसलिए ये ध्यान रखना। तो एमिसिविटी रेशियो है, ठीक है, आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जीरो से लेके एक के बीच में लाई करता है। जीरो से सब ज्यादा होता है एमिसिविटी, लेकिन एक के बराबर भी हो सकता है, एक के कम भी हो सकता है, ठीक है। बता दिया। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और एल्यूमिनियम के लिए 0.05 होती है, मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या भी है? तो मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी प्रकार की रेडिएशन को क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले। ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। आपके आसपास ऐसी बॉडी प्रैक्टिकली आप यूज नहीं कर सकते। एक ही बॉडी है ब्लैक होल जो कि आप नहीं, यहाँ पे आसपास है नहीं। तो आप ऐसे एक बॉडी को कंस्ट्रक्ट तो कर ही सकते हो। हाल फिलहाल आसपास की परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आप क्या करो, इस तरीके का एक कैविटी बना दो जिसमें बहुत फाइन सा होल हो जहां से आपकी रेडिएशन जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा रिफ्लेक्टर टाइप का कोई ऐसा कोना बना दो। जब ये लाइट इस पे गिरेगी तो ये बाहर नहीं जाएगी क्योंकि इसका एंगल अलग हो गया, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, ऐसी आएगी, पूरी चारों ओर से ब्लैक है, ये डार्क ब्लैक है, ठीक है। यहाँ जाएगी, ऐसी घूमती रहेगी, ठीक है। ये लाइट कभी बाहर नहीं निकल पा रही, इसका मतलब ये लाइट निकल नहीं पाएगी, तो इसका मतलब ये बॉडी पूरी लाइट को क्या करेगी? कुछ टाइम बाद एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो नहीं, ब्लैक बॉडी कह सकते हो, ठीक है। इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? जिसकी ब्लैक बॉडी क्या होती है? जिसकी एमिसिविटी एक के पास में होती है, जिसकी एमिसिव पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी बहुत ज्यादा होती है, जिसका रिफ्लेक्टेंस बहुत कम होता है, जिसका ट्रांसमिटेंस बहुत कम होता है। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया? ब्लैक बॉडी कहते हैं। ये है आपका नियरली ब्लैक बॉडी का डायग्राम। समझ गया भैया? आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ रूल आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जो गुड एब्जॉर्वर होता है वही क्या होता है? ब्लैक होल बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी को रेडिएट भी करेगा, ठीक है। और बैड एमीटर जो होता है, गुड एमीटर जो होता है, वो बैड रिफ्लेक्टर, यही सी बात है, जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और बाकी और सब चीजें क्या करेगा? कम ही करेगा, ठीक है। आते भैया हाँ हाँ ब्लैक बॉडी है।
ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, देखिए अब यही है। अभी मैंने क्या पढ़ा था, किस एमएसी एमएसी पावर के बारे में पढ़ा था। ऐसी एमएसी पावर क्या होती है? एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, ये ध्यान रखना। ठीक है, बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने एक लॉ दिया। इन्होंने कहा भैया कि एनर्जी कोई भी बॉडी रेडिएट कर रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, मानिए एमएसी पावर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है, मतलब बार बार अगर मैं आपको एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बोलूंगा तो शायद आप कंफ्यूज जाओगे। तो भैया ये ध्यान रखना कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या होता है? एमिसिव पावर होता है। क्या होता है? तो मैं सीधा बोलूंगा किसी भी बॉडी की, इन्होंने बोल्ट्जमैन ने बोला कि किसी बॉडी की एमिसिव पावर जो होती है वो उसके टेम्परेचर के, कौन से टेम्परेचर? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, कि फोर्थ पावर के डायरेक्टली होता है। ये क्या है? एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब एमएसी पावर है ये। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी टेम्परेचर के फोर्थ पावर के। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एमिशन बॉडी के द्वारा क्या होगा? उतना ज्यादा किया जाएगा। टेम्परेचर जितना कम होगा एमिशन उतना ही कम किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या कहता है भैया? दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल हीट एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, पर मतलब वही तो हो गया, एमएसी पावर ही तो है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, तो इसकी जो एमिशन पावर होगी वो क्या होगी? इसके टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली होगी। ठीक है, तो भैया इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक का कांस्टेंट आएगा एमिसिविटी और दूसरा क्या आएगा? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये क्या होगा? टी की पावर 4। अब कोई मुझे बताए कि ये क्या बन गया? ये हो गया भाई तो एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब एमएसी पावर का फॉर्मूला आपका ये होता है। एमएसी पावर, एमएसी पावर। ठीक है, ये एमएसी पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मतलब जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आ रहा है वो है क्या? आपकी एमएसी पावर है। क्या है? तो ये कौन सा, ये क्या है? एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अच्छा, मैंने टी लगा दो, टी लगा दो इसे, तो क्या हुआ? टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हुआ? एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी थ्रू पर यूनिट एरिया, थ्रू पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट टाइम नहीं होगा क्योंकि टाइम हमने लिख दिया मेंशन। पर यूनिट टाइम जब तक बोलते हो जब टाइम की वैल्यू ना दी हो, या टाइम की वैल्यू क्या हो? 1 सेकेंड हो। ठीक है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो ये क्या हो गया? एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी थ्रू पर यूनिट एरिया। अच्छा, एरिया से भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? एनर्जी टोटल एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी इन टाइम टी थ्रू एरिया ए। अच्छा, ये काट दूं, इसकी वैल्यू हटा दूं, मतलब एक कर दूं, तो क्या होगा? एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। अब एरिया नहीं आएगा। ठीक है भैया, तो समझ गए ये फॉर्मूले में? ये ध्यान रखना। अच्छा, इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग बॉडी के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है, आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्मूले को बताया। ये कौन, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको, है ना? ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये कौन सा फॉर्मूला होगा बताया अभी मैंने? एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है यहाँ पे, थ्रू एरिया है, पर यूनिट टाइम थ्रू एरिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं नीचे, मैंने वही किया कि अब देखो नीचे वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो नीचे वाले फॉर्मूले में आपने देखा कि एरिया ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या नहीं है? टाइम नहीं है और एप्सिलॉन नहीं है। एप्सिलॉन नहीं है, इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? 1 है। एप्सिलॉन की वैल्यू किसके लिए 1 होती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। तो इसका मतलब क्या है? ये वो है एनर्जी रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम थ्रू एरिया ए। ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला भैया? तो इसमें सब कुछ है। टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन टाइम टी थ्रू एरिया ए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी समझ गया होगा क्या होगा? इसमें एप्सिलॉन नहीं है, इसका मतलब ब्लैक बॉडी। एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी इन टाइम टी थ्रू एरिया ए। एमएसी, ये भी क्या है? एमएसी पावर है। नहीं, एमएसी पावर तो नहीं है, ये एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, जो आपका अभी सिग्मा देखा जिसकी वैल्यू मैंने बोली कांस्टेंट होती है, तो भैया वो वैल्यू जो है ये होती है एसआई सिस्टम में। ध्यान रखना, 5.67 इंटू 10⁻8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पर केल्विन की पावर -4। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में ये जूल की यहाँ पे क्या आएगा? अर्ज आ जाएगा, और ये पावर की यहाँ -8 की यहाँ पे -5 आ जाएगा। बाकी सब आपको सीजीएस में करना है, केल्विन चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो अब हमने कहा भैया कि दो बॉडी है अपने पास। ठीक है, एक बॉडी, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या है? T0 है, और इसका दूसरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? T। तो इसकी एमिसिव पावर क्या होगी?
इसकी एमिसिव पावर क्या होगी तू बता। एमिसिव पावर बोल रहा हूं मैं। एप्सिलॉन, एमिसिविटी क्या इसकी 1 है, ठीक है। एरिया, अब देखिए एमिसिव पावर की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब एरिया और टाइम नहीं लिखना अपने को। सिग्मा और टाइम प्रेशर कितना है इसका T। इसकी है, इसकी एमिसिव पावर मतलब 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकाल रहा है ये। अच्छा इसकी एमिसिव पावर क्या होगी युवराज बता। इस बॉडी की, ये दूसरी वाली बॉडी इस पे लगा, एप्सिलॉन टू सिग्मा टी नॉट हो गया, ठीक है। अच्छा ये सराउंडिंग है और ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ठीक है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, सिस्टम का ज्यादा होता है, तो इन दोनों के बीच में हीट का लेन देन हो रहा है। नेट एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगा, टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगा, किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा होगी और इसकी क्या होगी। अब ये माइनस क्यों किया नेट एक्सचेंज ऑफ हीट में, तो अगर मैंने तेरे को, तूने मेरे को 10 रुपए दिए, मैंने तेरे को 5 रुपए दिए, नेट एक्सचेंज पैसे कितना हुआ, समझ गया ना, माइनस करके हुआ। तो ऐसी एक बॉडी कितनी एनर्जी दे रही है पर यूनिट टाइम में, ये दूसरी बॉडी कितनी दे रही है, ये तो कुल एक्सचेंज कितना हुआ, माइनस ही तो होगा। तो ये क्या है, टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट इन पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया है, समझ गए। अगर आपको ए एरिया से निकालना है तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय एक्सचेंज ऑफ हीट बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, क्योंकि एरिया से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आपने टी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, टोटल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन टाइम टी थ्रू एरिया ए, ठीक है। और अगर मैंने एप्सिलॉन को हटा दिया, 1 कर दिया, तो टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट थ्रू दी ब्लैक बॉडी इन टाइम टी थ्रू एरिया ए। इस तरीके से होगा, ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया है और आप आसानी से इसको कर सकते हो इस सेक्शन को, ठीक है। देखो ये सारे फॉर्मूले मैंने बना दिए, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा, डिम्पल दुबता, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ हीट का फॉर्मूला तो पता है कैसे, क्योंकि दोनों एनर्जी को माइनस कर रखा है। इसमें क्या क्या नहीं है, टी नहीं है, सिग्मा है, ए भी नहीं है और एप्सिलॉन भी नहीं है। तो एप्सिलॉन नहीं है तो इसका मतलब कौन सी बॉडी होगी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो क्या बोलोगे, टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, इन बिटवीन परफेक्टली ब्लैक बॉडी इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, समझ गए। ये टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट, समझ गए। भाई देखो ये टर्म में ना बहुत आसान चीज है एक्चुअल में, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, बस नाम को अलग अलग से संबोधित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखिए इसके बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी, समझ जाना एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होने वाली। रेडिएटेड एनर्जी क्या है भैया, रेट कितना है, इतना, ठीक है। आपको टेम्परेचर निकालना, तो भैया अभी मैंने बताया आपको ई इक्वल्स टू में सिग्मा एप्सिलॉन ए टी, टी की पावर 4, ये फॉर्मूला। परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा तो क्या होगा, 1। एनर्जी कौन सी, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास ये दो बचे। टी इक्वल्स में क्या होगा, ई अपॉन में सिग्मा पावर 4, तो टी इक्वल्स में क्या होगा, ई सिग्मा अपॉन में पावर 1/4। अब ये क्या है, दे रखा है आपको, कितना है 5.67 इंटू जूल पर सेकंड हो गया, ठीक है। और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधा क्या करो भैया, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे वो रख देना, सिग्मा की वैल्यू आपको पता ही है 5.67 इंटू 10⁻⁸ ठीक है भैया। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1000 केल्विन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। अगला क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अ थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइड क्या है 15 सेंटीमीटर और एरिया निकाल लोगे, एरिया आ गया उसका। एरिया कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी 15 गुणे में 12 गुणे में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, ठीक है। किसमें, हाँ 2 फेज है ना, 2 फेज से रेक्टेंगुलर शीट है तो 2 साइड से एनर्जी को रेडिएट करेगी, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बस शीट आगे से भी एनर्जी को रेडिएट करेगी, पीछे से भी, ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो एरिया आ गया आपका, ये समझ गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर कितना उसका, एमिसिविटी दे रखी है और ये दे रखा है, अपने को निकालना क्या है इसका, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और हाँ पर एरिया से, इस एरिया से कितनी एनर्जी रेडिएट होगी। अच्छा इसमें क्वेश्चन ये नहीं है, कह रहा है कि इसको
क्या कह रहा है, वही कह रहा है। अच्छा, कितनी पावर सप्लाई की जाएगी कि इसका टेम्परेचर यही बना रहे। अच्छा, टेम्परेचर कैसे कम होगा? अगर बॉडी को पावर नहीं सप्लाई की जाएगी, थोड़ी देर देर बाद अपने बॉडी एनर्जी को एमिट करके अपना टेम्परेचर कम कर लेगी। लेकिन कह रहा है कि इसका हम कितनी पावर सप्लाई करें कि इसका टेम्परेचर चेंज ही ना हो। तो भैया जितनी एनर्जी हटा निकाल रहा है उतनी एनर्जी देते जाओ, ठीक है। अगर उतनी एनर्जी आप देते जाओगे तो इसका टेम्परेचर कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, सीधा एनर्जी पर सेकंड निकाल दिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम निकाल दिया। क्या निकाल दिया? क्योंकि एरिया अपने को गिवन है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जब हमें पता लगेगा इतने सेकंड में इतनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो अगर इतनी एनर्जी मैं इसको दे दूंगा तो उसका टेम्परेचर कभी कम। समझ गया। तो हमने क्या कर दिया कि एनर्जी पर यूनिट टाइम निकाल लिया। देखो पर यूनिट टाइम की निकाल रहा हूं ना, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो 1 सेकंड है। ये आ गई। अगर इतनी एनर्जी इतनी निकाल रहा है, इतनी एनर्जी में दे दूं तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कभी कम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, दो केस है इसमें, ठीक है। कह रहा है टू बॉडी ए एंड बी आर केप्ट इन द इवैक्यूएटेड वेसल एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ पहली बॉडी का कितना है, इतना, जहां रखी है कहां पे, जहां सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 27। पहली बॉडी का टेम्परेचर कितना है, दूसरी बॉडी का। कंपेयर द रेट एट विच द हीट लॉस फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच में कुल एक्सचेंज कितना हो रहा है, ठीक है। तो भैया हमने पहले सब टेम्परेचर को किस में कर दिया, केल्विन। अच्छा, ए कितने एनर्जी, ए का टेम्परेचर क्या है 800 केल्विन, बी का कितना है और बाहर का कितना है। तो कितने पहली बॉडी दूसरी बॉडी कंपैरिजन में कितना कह रहा है कि ये कितनी एनर्जी से रेडिएट कर रहा होगा, ये कितने से कर रहा होगा। तो हमें पता है ये दो बॉडी इसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है हीट का, और इसके बीच में। पहले इन दोनों को लेकर के एक इक्वेशन बनाओ, फिर इन दोनों को लेकर के एक इक्वेशन बनाओ, उसके बाद काटा पीटी करो, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से ही निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना तो एरिया दे रखा ना टाइम दे रखा, तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया करना है अपने को। तो हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन को ए और बी, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या होगा, पर यूनिट टाइम जो एक्सचेंज हो रहा है 23। अच्छा, इन दोनों का ही निकालना रेशियो, तो ठीक ठीक है 23 है। रेशियो क्या आएगा 23, मतलब ए जो है वो बी के मुकाबले 23 गुना ज्यादा हीट निकाल रही है। समझिए, ये इसका आंसर। अच्छा, कुछ जानकारी है ध्यान रखना आपको, ठीक है, बगैर इसके आगे का टॉपिक नहीं होना है। टेम्परेचर इस बॉडी का ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। मनी पर से एमिशन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका एनर्जी ज्यादा होती है तो निकलने वाली एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी क्या होती है, एच न्यू या एच एफ। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एच न्यू होता है एनर्जी की। तो भैया एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ज्यादा। और आपको बता दो भैया, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, ध्यान रखना। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो एच न्यू ज्यादा, न्यू ज्यादा तो वेवलेंथ कम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि भैया मान लीजिए एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या टी है, ठीक है। तो वो बॉडी हर पॉसिबल रेडिएशन एमिट करेगी, हर पॉसिबल रेडिएशन। कुछ रेडिएशन ज्यादा एनर्जेटिक होंगी, कुछ रेडिएशन कम एनर्जेटिक होंगी। कह रहा है जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, उस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत सबसे ज्यादा होगा। मतलब निकल रही है ना एक बॉडी, हर पॉसिबल अगर रेडिएशन को एमिट कर रही है, हर पॉसिबल रेडिएशन को अगर एमिट कर रही है, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा एनर्जी वाली करेगी, कुछ कम वाला एनर्जी वाली करेगी। जो ज्यादा एनर्जी वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अच्छा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है भैया। तो कहता है, ये कह रहा है कि भैया द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती, कि मतलब हर जगह से एक जैसी रेडिएशन निकले, ठीक है। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द वेवलेंथ। हम जानते भी ये जो एनर्जी निकलती है वो हर वेवलेंथ, पॉसिबल वेवलेंथ की निकलती है, पॉसिबल वेवलेंथ अलग अलग एनर्जी की निकलती है, ठीक है। कह रहा है बट इट इज मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। कह रहा है ये कि एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, और उस वेवलेंथ और उस एनर्जी, इस मैक्सिमम एनर्जी, इस मैक्सिमम एनर्जी और उस वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखा गया है। तो जो एनर्जी निकल रही है, मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है, उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ के, जो मैक्सिमम एनर्जी वाली है, सॉरी मैक्सिमम। अच्छा, एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अब मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम। तो मिनिमम वेवलेंथ जो होती है
वो उस रेडिएशन के टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली होती है। अब देखो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, एनर्जी ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी। यही क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है ये, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए लैम्डा एम इक्वल्स टू में एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसे वेन्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, और टी। तो बी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम इनटू में, ये क्या है मिनिमम वेवलेंथ, और ये क्या है उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपकी बी की वैल्यू आ गई, यानी कांस्टेंट के बराबर होता है। वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, T1 लैम्डा 1 बराबर में T2 लैम्डा 2, ये इक्वेशन बन गई। ये आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। देख लीजिए एक बार पढ़ लेते हो डेफिनेशन। क्या कहते हैं, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी इज मैक्सिमम, उस वाली एनर्जी की बात कर रहा हूं जो मैक्सिमम है उसकी वेवलेंथ की। तो देखा गया कि वो भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, उस रेडिएशन के टेम्परेचर के। ठीक है, रेडिएशन का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी। मतलब दोनों में क्या है, इनवर्सली का रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकली हमने ये किया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया यहाँ पे लैम्डा जो मिनिमम वेवलेंथ वाला है वो टेम्परेचर किसका टेम्परेचर, मैक्सिमम एनर्जी वाले रेडिएशन का टेम्परेचर क्या आ रही है, इनवर्सली आ रही है। यहाँ पर आपने वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। वेन्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁻⁻3, ठीक है, माइक्रो कुलाम में मीटर कुलाम, मीटर कुलाम, ठीक है, मीटर कुलाम होगी इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, कैल्विन, कैल्विन है, कुलाम नहीं, सॉरी। इलस्ट्रेशन देखिए, बहुत ऐसा एग्जांपल दिया गया है इसमें जो आपको आसानी से एकदम चीजों को विजुअलाइज कर देगा। ठीक है, अच्छा आपको पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की। जब मान लीजिए आप तवा रख दीजिए आग पे, तवा सबसे पहले किस कलर का होगा, रेड। पता क्यों, क्योंकि उस वक्त सबसे कम टेम्परेचर होता है उसका, तो रेड हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम, वेवलेंथ ज्यादा। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, व्हाइट येलो होता है, फिर व्हाइट होता है। व्हाइट के केस में आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन व्हाइट की वेवलेंथ क्या होती है, रेड से कम होती है। ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ाओ, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होगा, वॉयलेट। वॉयलेट के केस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उससे निकलने वाली रेडिएशन वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया भैया ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है दूर दराज की रेडिएशन की वेवलेंथ निकालना या उसके टेम्परेचर निकालने के इस्तेमाल में आता है। ठीक है, चलो अब करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा वेवलेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम। ठीक है, एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, कितनी वेवलेंथ है, 14 माइक्रोन, यानी 14 × 10⁻⁶ लैम्डा दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। ठीक है, एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर, आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। बस हो तो गया, लैम्डा इंटू में टेम्परेचर का प्रोडक्ट क्या होता है, बी के बराबर होता है। तो अपने को टी निकालना है, बी अपॉन में लैम्डा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी कितना है, टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा निकालना, लैम्डा क्या होगा, बी अपॉन में टी, खत्म हो गया। ठीक है, कैल्विन में कर लेना लेकिन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रखा है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सन हैज अ मैक्सिमम एट अ इतना, और वो क्या है भैया, क्या रखा है 10, अच्छा बोल रखा है कि, अच्छा ये कह रहा है सन के लिए, सन का जो टेम्परेचर है वो इतना है, और वहां से जो वेवलेंथ निकल रही है जिसके पास एनर्जी मैक्सिमम है वो इतनी है। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा 1 दे रखा है, T1 दे रखा है। कह रहा है तारे का निकालिए जिसका लैम्डा 2 कितना है, ये दे रखा है, और T2 निकालिए इसका, लैम्डा 1 बराबर में फॉर्मूला लगा, T2 निकाल लोगे। चलो भैया, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कह रहा है पेंडुलम की जो क्लॉक होती है, पेंडुलम क्लॉक होती है, उसका पेंडुलम क्लॉक का जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा इनवर की बनाई जाती है। क्यों, ऐसा क्यों, तो मैंने आपको बता रखा है, इनवर के ऊपर, इनवर का जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो ना के बराबर होता है, ठंड में भी और गर्मी में। हर जगह पे आप देखोगे उसकी लंबाई क्या होने वाली है, एक जैसी होने वाली है, टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, और टेम्परेचर अगर मतलब लंबाई एक जैसी रहेगी तो टाइम पीरियड क्या आएगा आपका, फिक्स आएगा। इनवर का इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, नीचे लिख रखा है डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाई इज इनवर यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लॉक पेंडुलम, पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
लिखा हुआ है कूलेंट यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। व्हाई? स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो क्या होता है? ज्यादा हीट लेता फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बताया मैंने। बताया था ना, स्पेसिफिक हीट जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट लेकर के भी अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा। पानी रेडिएटर में यूज होता है, आपने देखा रेडिएटर? पुरानी गाड़ियों में, जीप वगैरह में पानी डालते थे रेडिएटर में, ताकि क्यों, पता पानी क्यों डालते थे? पागल है क्या, कोई और चीज नहीं डालते? क्योंकि भैया पानी बहुत सारी हीट को एब्जॉर्व करता है, फिर भी इंजन का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी पानी का ही इस्तेमाल होता है कूलेंट की फॉर्म में, और ये मत सोचना वो डाल देते हैं, नहीं, कोई और लिक्विड नहीं होता, पानी ही होता है, क्योंकि पानी पानी सबसे बढ़िया कूलेंट बनाता है। वो ज्यादा हीट लेता है फिर भी उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए वो कूलेंट है। समझ गए भैया? तो कूलेंट कौन सा इस्तेमाल करोगे? जिसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, ताकि वो ज्यादा हीट ले लेकिन टेम्परेचर उसका कम बढ़े। पानी इज द बेस्ट कूलेंट। समझ गया? What kind of thermal conductivity and specific heat requirement would you specify for cooking utensil? कह रहा बर्तन बनाने के लिए आप किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करोगे? तो ये ध्यान रखना, बर्तन बनाना है, अपने को पता है खाना पकाना है, खाना जब भी पकेगा जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपको ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या हो, कम हो। कम टेम्परेचर में अपने टेम्परेचर क्या करे भैया, समझ गया? स्टेनलेस स्टील कुकिंग पेन्स आर प्रेफर्ड विद द एक्स्ट्रा कॉपर बॉटम। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर, देखिए स्टेनलेस स्टील का स्पेसिफिक हीट थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा हीट लेकर के टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन कॉपर जो होता है वो कम हीट में ही अपने टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसलिए बॉटम को क्या करता है, पॉलिश कर देते हैं, किससे? कॉपर से, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, जल्दी से बन जाए, खाना जल्दी से पक जाए। ठीक है? कह रहा व्हाई डू एनिमल्स कर्ल्स अ बॉल, क्या लिखा है, इनटू अ बॉल व्हेन दे फील्स वेरी क्लाउड। देखिए अब इस केस में क्या होता है, जब बॉल में, अब तुम भी तो ठंड में आए सुकुड़ जाते हो, अपने आप को बॉल की तरह बनाते हो, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बॉल जो होती है स्पेरिकल होती है, स्पेयर का सरफेस एरिया कम होता है, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस से निकलने वाली हीट भी क्या होगी, कम होगी, और आप काफी देर तक गर्म रह सकते हो। ठीक है? ठीक है। विच ऑब्जेक्ट विल यू कूल फास्टर वैन कैप्ट इन ओपन एयर और वन इज 300 और वन एट 100 डिग्री? वाई? कह रहा है कौन सी चीज जल्दी से ठंडी होगी, 300 वाली या 100 वाली जो ऊपर एयर रखी है? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है एनर्जी लॉस। 300 वाली में ज्यादा डिफरेंस होगा, 100 वाली में कम होगा, तो 300 वाली ज्यादा तेजी से करेगी। देखो फिजिक्स पढ़ने का फायदा है, वरना आप कहोगे कि भैया ज्यादा गर्म है तो ये देर में ठंडी होगी, नहीं, वो जल्दी ठंडी होगी। हाँ, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है भैया? अगला क्या कह रहा है? ठीक है। वाई आर क्लियर नाइट कूलर देन कोल्डर देन द क्लाउडी नाइट? पता है आपको? क्लियर नाइट जो होती है, आप देखोगे जब आसमान साफ होता है वो ठंडी हवा रात होती है, लेकिन जब क्लाउडी क्लाउडी सा एरिया होता है ना, वो नहीं होती। पता है क्यों? क्लियर नाइट होने की वजह से जो रेडिएशन पड़ती है वो सीधा सीधा दोबारा से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है, एनर्जी बाहर निकल जाती है। लेकिन जो क्लाउडी नाइट होती है, क्लाउड पार्टिकल उस एनर्जी को बाहर जाने से रोक देती है, और अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ गए? तो लिखा हुआ है क्लाउड्स आर ओपेक टू हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन जाने के लिए ओपेक रहते हैं, मतलब पार नहीं आने देते उसे। सो क्लाउड नाइट्स रेडिएशन फॉर्म्स द अर्थ सरफेस, ठीक है, गर्म। ठीक है? और जबकि क्लियर नाइट होती है, क्लियर नाइट से जो रेडिएशन आती है वो आसानी से क्या होती है, बाहर जा सकती है। ठीक है? तो ये चैप्टर क्या हुआ, अब खत्म हो गया पूरे तरह से। ठीक है? समझ गया? तो इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया। अब बचा हुआ, अब हमारा केटीजी खत्म ही हो गया। ठीक है? तो अपने, अब हमारा जो वेव्स एंड ऑसिलेशन अगली क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है? तो सारे बच्चे टेस्ट के लिए तैयार है ना? टेस्ट मिस करने वाले बच्चों के ऊपर 100 रुपये एक टेस्ट का फाइन है। ठीक है? और लेकिन जो सारे टेस्ट देगा उसको 100 रुपये का इनाम भी है। ठीक है? लास्ट में चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतने बेवकूफ तो नहीं कि टेस्ट देने आओगे और आप पढ़ के नहीं आओगे, है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।